नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। अब देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के एग्जाम के लिए, जेबीटी के एग्जाम के लिए, या फिर एचपीआर से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाती है वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। हर एक क्वेश्चन क्योंकि डिटेल से यहाँ पर कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विद विच सिख गुरु जोहारजी फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि सोलन जिले का जोहारजी मेला किस सिख गुरु से जो है वो जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे पास जो है वो सिख धर्म के अलग अलग गुरु आए और हिमाचल के साथ भी जो है वो उनमें से कईयों के संबंध रहे। हम बात करते हैं कि ये जोहारजी मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है और किस सिख गुरु के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ये जोहारजी मेला जो है वो सोलन जिले में जो है वो मनाया जाता है और ये जो है वो गुरु नानक देव जी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव जी की सबसे पहले तो बात की जाए तो गुरु नानक देव जी जो है वो सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म की जो नींव रखी गई थी वो इनके द्वारा ही जो था वो रखी गई थी। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। और ये जो था वो 1469 से 1539 ईस्वी तक जो था वो रहे थे। 1469 से 1539 ईस्वी तक जो था वो रहे थे। दूसरे नंबर पर सिख गुरु जो था वो गुरु अंगद जो था वो बने थे। गुरु अंगद के द्वारा जो था वो गुरुमुखी लिपि की जो था वो डिस्कवरी की गई थी, या फिर इनको गुरुमुखी लिपि का जनक भी जो है वो बोलते हैं। ये मेला जो है वो लगभग 15 दिनों तक जो है वो मेला चलता है। अप्रैल के महीने में जो है ये मेला जो है वो स्टार्ट होता है। गुरु नानक देव जी के साथ जो है वो इस मेले को जो है वो जोड़ा जाता है। हिमाचल में होता है, परंतु हिमाचल के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा से भी बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं। अब देखिए, लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ एक जोहड़ जो है वो बना हुआ है और यहाँ बने हुए जोहड़ की विशेषता क्या है? इस विशेषता इसकी ये है कि यहाँ पर जितनी भी मर्जी गर्मी पड़े, यहाँ पर जो बहने वाला पानी है वो जितनी भी मर्जी गर्मी हो, ये पानी कभी सूखता नहीं है। ये स्थान जो है वो पहाड़ की चोटी पर जो है वो बना हुआ है और यहाँ पर 15 दिनों तक ये मेला चलता है। 2 से 5 अप्रैल के बीच कहा जाता है कि दोआब क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं। 6 से 7 अप्रैल तक जो है नालागढ़ क्षेत्र के लोग इस मेले में आते हैं। 8 से 9 अप्रैल के बीच में जो है वो अर्की भागल के जो है वो लोग या फिर संगतें यहाँ पर आती हैं। 10 से 13 अप्रैल के बीच में महलोग, कुठाड़, पटियाला से जो है वो संगतें यहाँ पर जो है वो आती हैं और भी बाकी क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये जोहरजी मेले के बारे में हो गया। सोलन की जब बात हो ही रही है, सोलन के मेलों के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, तो सोलन में माता शूलिनी का मेला भी जो है वो मनाया जाता है। माता शूलिनी का मेला हर साल मनाया जाता है और सोलन में माता शूलिनी का मेला जो है वो जून के महीने में मनाया जाता है और 3 दिनों तक जो है ये मेला चलता है। इतना सब यहाँ से कवर हुआ। अगला क्वेश्चन जो है अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट पोजेसेस मोर देन 150 कॉपर प्लेट टाइटल डीड्स। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वतः संलेख जो है वो है। तो अगर हम बात करते हैं कॉपर टाइटल्स की, इनके कॉपर जो हमारे पास प्लेट्स मिली उनकी बात करते हैं, तो ये जो है वो चंबा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंबा रियासत के पास जो है वो मोर देन 150 कॉपर प्लेट टाइटल डीड्स जो है वो है। ठीक है, अगर हम चंबा रियासत की बात करते हैं तो चंबा रियासत भी जो है वो हिमाचल की वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट में से जो है वो एक आता है। इसकी स्थापना राजा मेरू वर्मन के द्वारा 550 ईस्वी में की गई थी। कहा जाता है कि मेरू वर्मन जो था वो अयोध्या से जो था वो आए थे। चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा 920 ईस्वी के आसपास की गई थी। राजा साहिल वर्मन ने चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर, कामेश्वर मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था वो बनवाए थे, इनका निर्माण करवाया था। अगर यहाँ पर हम शिलालेखों की बात करते हैं तो चंबा के राजा जसाटा वर्मन हुआ करते थे। जसाटा वर्मन के समय शिलालेख जो है वो चुराह और लोह टिकरी में जो है वो मिले हैं। इनके अलावा ललित वर्मन जो था वो राजा हुआ करते थे। ललित वर्मन के कार्यकाल में 2 पत्थर के लेख मिले हैं। ये पत्थर के लेख डिबरी कोठी और सेचू नाला पांगी में जो है वो मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है चंबा के इतिहास के बारे में। चंबा रियासत के एक राजा ऐसे भी हुए जिनको औरंगजेब के द्वारा ये आदेश दिया गया। ये औरंगजेब के द्वारा आदेश दिया गया कि जितने भी हिंदू मंदिर तुम्हारी रियासत में है उनको तोड़ दो। ये आदेश 1678 में दिया गया था, परंतु ये आदेश जो है वो नहीं माने गए थे और मंदिरों को नहीं तोड़ा गया था। ये राजा चतर सिंह जो था वो हुआ करते थे। चंबा के एक राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने जो है वो चंबा रियासत के जो जंगल थे वो अंग्रेजों को लीज पर दे दिए और 99 ईयर्स के लिए जो था वो लीज पर दे दिए गए थे। ये चंबा के कौन से राजा थे? ये चंबा के राजा श्री सिंह जो था वो हुआ करते थे। चंबा के एक ऐसे राजा भी हुए जिनके द्वारा हिमाचल का सबसे पुराना म्यूजियम भी बनवाया गया। इस म्यूजियम को जो है वो श्री भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो बोलते हैं। ये भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा में स्थित है। राजा भूरी सिंह चंबा के राजा हुआ करते थे, इनके द्वारा ही बनवाया गया था और ये 1908 में जो था वो इसकी स्थापना करवाई गई थी। राजा भूरी सिंह वही राजा हैं जिनको जो है वो
अंग्रेजों के द्वारा जो था वो नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी, और जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो था वो हुआ था, और इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी। चंबा के राजा लक्ष्मीवरण चंबा रियासत के जो था वो अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। और जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, तो हिमाचल प्रदेश में गठन होने वाली रियासतों में जो था वो चंबा रियासत भी जो था वो एक रियासत हुआ करती थी। तो इतना सब आपने चंबा रियासत के बारे में डिटेल से जान लिया। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु लेड द सिख आर्मी अगेंस्ट सुकेत एंड मंडी प्रिंसली स्टेट अराउंड 1840। तो बोलते हैं कि 1840 में सुकेत और मंडी रियासतों के खिलाफ जो है वो सिख सेना का नेतृत्व जो था वो किसके द्वारा किया गया था। ये 1840 की बात है। 1840 में मंडी और सुकेत की जो रियासतें थी उन रियासतों में जो है वो एक जनरल वेंचुरा हुआ करते थे। जनरल वेंचुरा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जनरल वेंचुरा जो है वो जनरल वेंचुरा ने सिख सेना का नेतृत्व जो था वो किया था। पूरी बात जो है वो जानते हैं क्या है। पूरी बात इस तरह से है कि 1840 की बात है, ये 1839 की बात है। 1839 में जो है वो बलबीर सेन जो था वो राजा हुआ करते थे। बलबीर सेन यहाँ के राजा हुआ करते थे और महाराजा रणजीत सिंह के पोते हुआ करते थे नैनिहाल सिंह। नैनिहाल सिंह ने जनरल वेंचुरा की अध्यक्षता में मंडी पर आक्रमण करने के लिए जो था वो एक सेना भेज दी। 1840 में जो है वो जनरल वेंचुरा की अध्यक्षता में यहाँ पर सेना आती है। ये मंडी शहर के ऊपर आक्रमण करती है और कमलागढ़ किला मंडी में है, इस किले के ऊपर जो है वो कब्जा जो है वो अपना कर लेती है। 1840 में बलबीर सेन जो मंडी का राजा था उसको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर जो था वो उसको अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में जो था वो ले जाया गया और काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रखा गया। मंडी रियासत जो है वो 1946 में फिर ब्रिटिश सरकार के अधीन जो था वो आ गई थी और बलबीर सेन की मृत्यु भी वहाँ से, बलबीर सेन आज़ाद तो हुए 1851 में, उनकी मृत्यु भी जो था वो हो गई थी। इससे पहले जो बलबीर सेन से पहले जो था वो उनके पिता हुआ करते थे ईश्वरी सेन। तो ईश्वरी सेन का कार्यकाल भी कुछ ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहा था। उनके कार्यकाल के दौरान संसार चंद जो कांगड़ा का राजा हुआ करता था वो अटैक करता है और उनको बंदी बनाकर ले जाता है अपने साथ। 12 बरसों तक उनको बंदी बनाकर जो है वो नदौन में जो है वो रखता है। जब 1805 में गोरखाओं के द्वारा अटैक किया जाता है कांगड़ा के ऊपर, तब ईश्वरी सेन जो था वो वहाँ से आज़ाद जो था वो हुआ था। नदौन से संसार चंद की चंगुल से जो था ये आज़ाद हुआ था। मंडी रियासत 1809 में फिर सिखों के अधीन जो है वो आ जाती है और विलियम मूरक्राफ्ट ने जो है वो ईश्वरी सेन के समय में जो था वो मंडी की यात्रा भी की थी। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा मंडी की यात्रा कब की गई थी और उस दौरान मंडी के राजा कौन थे। तो 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट मंडी की यात्रा पर जो है वो आता है और 1820 में मंडी के राजा जो था वो ईश्वरी सेन जो था वो हुआ करते थे। तो इतना सब आप मंडी के इन दो राजाओं के बारे में ध्यान रखना। मंडी रियासत भी एक ओल्डेस्ट रियासत है और हमने गिरिराज पत्रिका में इस बार पढ़ा भी था कि मांडवे ऋषि थे, उनकी कहानी भी हमने जानी थी। मांडवे ऋषि के साथ मंडी रियासत जो है वो जुड़ती है। इस रियासत की स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी बाहुसेन के द्वारा और सुकेत की ही एक शाखा जो है वो मंडी हुआ करती थी। अब बाकी मंडी शहर की स्थापना की बात करते हैं तो 1527 में मंडी शहर की स्थापना हुई। वो स्थापना जो था वो राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। अजबर सेन के द्वारा जो है शिवरात्रि का मेला स्टार्ट करवाया जाता है। अजबर सेन के द्वारा भूतनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया जाता है। अजबर सेन के बाद जो है वो एक राजा बाद में चलकर आए जिनका नाम सूरत सेन हुआ करता था। इनके द्वारा जो है वो शिवरात्रि के मेले को जो था वो एक कल्चरल फॉर्म जो था वो दी गई थी, सांस्कृतिक फॉर्म जो था वो इनके द्वारा दी गई थी। मंडी रियासत के अंतिम शासक जो था वो कौन हुए। मंडी रियासत के अंतिम शासक जो था वो जोगेंद्र सेन जो था वो हुआ करते थे। जोगेंद्र सेन मंडी रियासत के अंतिम शासक हुए और इतना सब आप मंडी के बारे में डिटेल से याद रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल के। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ऑन विच डे सैर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये सैर का त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है। देखिए आप जितने से बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम देख लीजिए, फेयर फेस्टिवल हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर सैर फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है कि ये सैर का त्यौहार मनाया कब जाता है। तो ये सैर का त्यौहार जो है वो 1 असौज को, इनके असौज महीने की पहली को जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सैर के मेले के बारे में। तो यहाँ पर हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि शिवरात्रि मेला दिया गया है, फाल्गुन के महीने में लगता है। सैर फेस्टिवल दिया गया है 1 असौज को लगता है। मणिमहेश यात्रा यहाँ पर दी गई है, ये स्टार्ट होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। मणिमहेश यात्रा समाप्त होती है राधा अष्टमी को। फुलेज फेस्टिवल बाधों और असौज के इनके सितंबर जैसे के महीने में मनाया जाता है। और लदराचा मेला जो है वो जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। किब्बर में जो है ये मेला मनाया जाता है। चेरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में मनाया जाता है। मिंजर मेला जो है वो 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को
मनाया जाता है। अभी सावन महीना स्टार्ट हो गया तो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये मनाया जाएगा और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक जो है ये चलेगा। सूही मेला 15 ऑफ चैत को स्टार्ट हो जाएगा, 1 ऑफ बैसाख तक चलेगा। मॉडर्न कैलेंडर में बात करें तो अप्रैल के महीने में ये मेला होता है। रेणुका मेले की बात करें तो ये सिरमौर में होता है, दिवाली के 10 दिन बाद स्टार्ट होता है। इंटरनेशनल मेला ये कहलाता है और 2011 में इसको इंटरनेशनल मेला घोषित किया गया था। बरलाज फेस्टिवल है, ये जो है वो सोलन बिलासपुर में मनाया जाता है दिवाली के 2 दिन बाद। पत्थर का खेल मेला हल्लोग में मनाया जाता है। एंशियंट टाइम में हल्लोग धामी की जो था वो कैपिटल हुआ करती थी। 2 डेज आफ्टर दिवाली जो है कार्तिक महीने में ये मनाया जाता है। बिशु, बेसोवा, बैसाखी ये फेस्टिवल जो है वो ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाते हैं। नवाला मेला मंडी में मनाया जाता है। काहिका मेला कुल्लू में। सोवी यात्रा श्री नैना देवी जी से संबंधित है और श्री नैना देवी माता जी का मंदिर बिलासपुर में स्थित है। घंटाल फेस्टिवल जो है वो लाहौल में मनाया जाता है जून के महीने में। एक थॉन फेस्टिवल है, ये भी लाहौल में अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और पहला जो है वो स्टेट लेवल का लोहड़ी का मेला सेलिब्रेट किया गया था परागपुर विलेज में। परागपुर एक हेरिटेज विलेज है हिमाचल का और 13 जनवरी 2010 को ये मेला जो था वो यहाँ पर मनाया गया था। फर्स्ट स्टेट लेवल का मेला यहाँ पर मनाया गया था। तो इतना सब आप हिमाचल के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स के बारे में नोट करना। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो हम अभी चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्ज़ाम के लिए, कल हमने देखा भी था कि लगभग 62,000 लोग TGT के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो कंपटीशन नेक टू नेक रहने वाला है। तैयारी TGT के लिए कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप जो है वो मिले, आप अपनी तैयारी को प्रॉपर शेप देने के साथ साथ अपने रैंक में, मेरिट में भी एक अच्छा रैंक ला सके, उसमें भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिले, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हमारा स्लॉट 1 टेस्ट सीरीज का, स्लॉट 2 टेस्ट सीरीज का ऑलरेडी जो है वो फुल हो चुका है। स्लॉट 3 में जो सीटें बची हुई हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, उनको जो है वो आप टाइमली जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर अपने स्टडी को एक प्रॉपर शेप देने के साथ साथ जो है वो अपनी कमियों को भी आप यहाँ पर जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से जो है आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बोलते हैं हुज ट्राइब्यूटरी इज भड्डल स्ट्रीम। तो बोलते हैं ये भड्डल झरधारा किसकी सहायक नदी है। अगर हम भड्डल झरधारा की बात करते हैं कि भड्डल जो है वो किसकी सहायक नदी जो है वो आती है, तो भड्डल रावी की सहायक नदी जो है वो आती है। रावी नदी ये वही नदी है जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहती है और चंबा शहर जिस नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। रावी नदी निकलती कहाँ से है और हिमाचल प्रदेश में ये नदी बहती कितना किलोमीटर है। तो रावी नदी की अगर हम बात करते हैं तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर जो है वो बहती है। बड़ा भंगाल नामक स्थान से जो है ये निकलती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा इसके किनारे जो है वो बसा हुआ है और रावी नदी की जो है वो बहुत सारी अलग अलग सहायक नदियाँ भी जो है वो आती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे रावी की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं उसमें भड्डल आता है, सयूल आता है, साहो आता है, तुंधा आता है, बैरा आता है, तंतगिरी आता है, चीड़चुंध नाला आता है और बुधिल उसमें जो है वो आता है। रावी लगभग 158 किलोमीटर हिमाचल में जो है वो बहती है। रावी नदी जो है वो चंबा के खैरी नामक स्थान पर जो है वो हिमाचल से निकल जाती है और जम्मू कश्मीर में जो है ये एंटर कर जाती है। कहाँ पर? खैरी नामक स्थान पर ये हिमाचल से निकल जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से ये निकलती है। रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो पुरुषानी इसका वैदिक नाम आता है। इरावती इसका जो है वो संस्कृत नाम जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात जब हो रही है तो हमने यहाँ पर नदियाँ और उनकी भी सहायक नदियाँ आगे चलकर जो है वो जान ली। वैसे ही यमुना नदी हिमाचल की सबसे छोटी नदी जो है वो आती है। यमुना के ट्राइब्यूटरीज में टॉन्स, बब्बर, गिरी, आंध्रा, बाटा, जलाल, असनी, पतसरी और मारकंडा जो है वो आ जाता है। सतलुज नदी 320 किलोमीटर बहती है हिमाचल में। इसकी ट्राइब्यूटरीज में बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अली, तैंती, रूपी, ज्ञातांग, यूला, वेंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग, केशांग, कोरांग ये सब जो है वो आता है। एक क्विक रिवीजन है माइंड मैप के थ्रू। ब्यास नदी की अगर हम बात करते हैं 256 किलोमीटर जो है ये बहती है। इसकी सहायक नदियों में लूणी, बेन, बाणगंगा, उहुल, बनेर, चक्की, गज, हारला, पतलीकुल, सैंज, सुकेती, मामूनी, तीर्थन, कुन्हा, मान, फोजल, हंसा, जीवनी, देहर, सोलंग ये सब जो है वो इसकी सहायक नदियों में आता है। चेनाब की बात करते हैं तो ये भी चंबा में बहती है। 122 किलोमीटर टोटल बहती है। मियार नाला और सियाचर नाला मुख्य रूप से जो है वो इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो बनती हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब आप हिमाचल की 5 नदियाँ और उनकी भी सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखना। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन ब्यास रिवर बेसिन। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि ब्यास रिवर बेसिन के ऊपर जो है वो बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आते हैं। तो हिमाचल में 5 नदियाँ आती हैं, तो अलग अलग नदियों पर अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पर जोगनी, नानटी, टॉस और
कुर्मी जो है वो दिया गया है। तो इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है? तो इनमें से ये टोस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये टोस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये जो है वो ब्यास रिवर बेसिन पर बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये परियोजना जो है वो आती है। 10 मेगावाट के करीब जो है वो इस परियोजना की जो है वो कैपेसिटी है। 10 मेगावाट के करीब इसकी कैपेसिटी है। कुल्लू में स्थित है, ब्यास रिवर बेसिन के ऊपर जो है ये बनी हुई है। इतना आपने इस टोस परियोजना के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। इससे नीचे एक और परियोजना जो है वो दी गई है। इससे नीचे जो है वो कुर्मी परियोजना जो है वो दी गई है। तो कुर्मी परियोजना के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। कुर्मी परियोजना डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, सतलुज रिवर बेसिन पर बनी हुई है। ये 8 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है, सतलुज रिवर बेसिन पर जो है ये बनी हुई है। ठीक है जी। तो नांटी यहाँ पर दिया गया है। नांटी जो है ये भी शिमला में ही आती है, शिमला में ही आती है, और ये परियोजना जो है वो लगभग 14 मेगावाट के करीब जो है वो इसकी कैपेसिटी आती है। जोगिनी परियोजना यहाँ पर दिया गया है, ये भी शिमला में ही जो है वो आती है, शिमला में आती है, और 16 मेगावाट के करीब जो है वो इसकी कैपेसिटी है। 16 मेगावाट के करीब कैपेसिटी है। सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर ही ये परियोजना जो है वो बनी हुई है। तो ऑप्शन में 4 नदियां दी गई, 4 परियोजनाएं दी गई हैं। चारों में से जो है वो सिर्फ एक ब्यास रिवर बेसिन पर है, बाकी की 3 सतलुज रिवर बेसिन पर है। शिमला जिले में जो है वो तीनों की तीनों बाकी स्थित हैं। तो इतना आप इन परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखेंगे। शिमला में ही ऐसे एक आंध्रा परियोजना भी जो है वो आती है। ये आंध्रा परियोजना जो है वो 16.95 मेगावाट की परियोजना है, और ये यमुना रिवर बेसिन पर जो है वो मुख्य रूप से बनी हुई है। अभी एक परियोजना के बारे में मैं आपसे पूछ लेता हूं कि वो परियोजना जो है वो कहाँ पर बनी हुई है और कितने मेगावाट की जो है वो परियोजना है। तो हम बात करेंगे गिरी परियोजना की। गिरी परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस रिवर बेसिन पर बनी हुई है, और कितने मेगावाट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितने मेगावाट की ये परियोजना है। जल्दी से आप अपना आंसर जो है वो कमेंट कर जो है वो बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। तो बोलते हैं कि कौन सा ग्लेशियर इनमें से जो है वो चंद्रा वैली ऑफ लाहौल में, यानी कि लाहौल की जो चंद्रा घाटी है उसमें जो है वो स्थित है। हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है। ये जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें जो है वो एक चंद्रा वैली आती है, इसमें एक भागा वैली जो है वो आती है। कुछ ग्लेशियर चंद्रा वैली में आते हैं, कुछ भागा वैली में जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहला ही सही आंसर होगा, चंद्रा वैली में जो है वो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है वो इनमें से आता है। चंद्रा में ही हमें छोटा सिगड़ी ग्लेशियर भी जो है वो देखने को मिलता है। छोटा सिगड़ी चंद्रा वैली में ही देखने को मिलता है। चंबा में हमें, चंद्रा वैली में जो है वो हमें एक कुल्टी ग्लेशियर जो है वो देखने को मिलता है। एक पाचा ग्लेशियर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। एक तप्पन ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बुलुंग ग्लेशियर यहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है। बुलुंग के अलावा एक सामुद्री ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है। तो सामुद्री के अलावा जो है वो यहाँ पर जो है वो हमें शिफ्टिंग ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इस वैली में जो है वो आते हैं। भागा वैली की बात करते हैं तो भागा में जो है वो हमारे पास मिलांग ग्लेशियर जो है वो एक आता है। मिलांग ग्लेशियर भागा में आता है। भागा में जो है वो गैंगस्टक ग्लेशियर जो है वो आता है। ये गैंगस्टक ग्लेशियर भागा में आता है। मुकीला ग्लेशियर जो है वो भागा में आता है। मुकीला ग्लेशियर कहाँ पर आता है, ये भागा वैली में जो है वो आता है। लेडी ऑफ केलोंग भी एक ग्लेशियर है। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है ये भी कहाँ पर आता है, भागा वैली में ही जो है वो आता है। ठीक, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन में दिया गया है भादल ग्लेशियर। भादल ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये पीर पंजाल रेंज में जो है वो आता है, और भादर कांगड़ा रीजन में मुख्य रूप से ये आता है। भादल नदी को जो है ये पानी प्रोवाइड जो है वो करवाता है। तो ये भादल ग्लेशियर के बारे में ध्यान रखना। यहाँ पर दुधोन ग्लेशियर दिया गया है। ये दुधोन ग्लेशियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये आता है, और पार्वती नदी को जो है ये पानी प्रोवाइड जो है वो करवाता है। ठीक है जी। तो इन ग्लेशियर्स के बारे में आपको पता चला कि ये अलग अलग ग्लेशियर्स हमारे पास दिए गए हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस नदी को ये पानी प्रोवाइड करवा देते हैं, किस वैली में ये आ जाते हैं। ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंड इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे पास ना हिमाचल में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जो अलग अलग त्योहारों पर जो है वो बजाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इनमें से कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हवा वाला इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, वो इनमें से नहीं है। तो इनमें से मंजीरा जो है वो हवा वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका होगा। मंजीरा हाथ से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट में से जो है वो आता है। अगर हम विंड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो है वो करनाल जो है वो आ जाता है। उसमें जो है वो ये रणसिंगा आ जाता है। सहनाई उसमें जाता है। किंधारी जो है वो उसमें जाता है। महासू क्षेत्र में ये किंधारी जो है वो बजाई जाती है। कांदुम उसमें एक आ जाता है। ये कांगदुम ये भी जो है वो एक विंड इंस्ट्रूमेंट ही आ जाता है। बीन इसमें आ जाता है, जो बीन बजाई जाती है, ये बीन भी जो है वो विंड इंस्ट्रूमेंट में आती है। बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया, वो तो आपको पता ही है
है, पढ़ भी लिया यहाँ पर। और यहाँ पर तुरी एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बुगल भी बोलते हैं, बिगुल। ये तुरी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, हवा में विंड इंस्ट्रूमेंट ही आता है। एक अलगोजा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आता है, अलगोजा इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो विंड इंस्ट्रूमेंट आता है। अब आप कहेंगे कि यार क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियसली, तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए हो जाता है। देखिए हमारी वीडियो ना 25 मिनट के करीब करीब होती है, 25 से 30 मिनट के करीब करीब। तो इस 25 से 30 मिनट को दिन में निकाल कर अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगाते हैं तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि पेपर में ना अच्छा स्कोर तो आपका आएगा ही आएगा, परंतु एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर जो है वो आएगा। अभी आपने देखा होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग एग्ज़ाम होते, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम था, चाहे वो और भी ऐसे एग्ज़ाम थे जो जिनमें बच्चों की कमांड सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं थी। उन्होंने हमारे मिशन एलाइड से, गिरिराज पत्रिका से, हमारी करंट अफेयर की उत्तीर्ण सीरीज से ही जो था वो पेपर को क्लियर कर लिया। उनके मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कई बार तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर भी करता हूँ आपके साथ, उनके जो रिव्यूज़ आते हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स की फाइनल सिलेक्शन भी हुई है, चाहे वो आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम है, उसमें जो टॉप किया था एक एस्पिरेंट ने, लड़की थी, उनके द्वारा भी जो है वो हमें मैसेज किया गया था बाद में चलकर कि यहाँ से काफ़ी हेल्प मिली है। तो सारी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं आपकी डेडिकेशन के ऊपर, आप कितना सीरियस होकर जो है वो चीज़ों को जो है वो यहाँ से फॉलो करते हैं, और लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज आप कितने रखते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ एन एरिया ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल में एक सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। बोलते हैं ये सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने एरिया में जो है वो फैली हुई है, कितना एरिया जो है वो घेरती है ये। तो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और लगभग 2 किलोमीटर स्क्वायर या 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये घेरती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। असल में ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है। और इतना एरिया ये घेरती है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्या कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से जिले में स्थित है, ये मैंने इतनी बार रिवाइज किया है कि अब तक हमारे साथ जो रेगुलर एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं उनको याद भी हो गया है। यहाँ से हमने ऐसे फैक्ट को जानते हैं अब जो फैक्ट याद नहीं होते। एक तो इसका एरिया आपने जान लिया, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब दूसरी बात ध्यान रखिए कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। अब 2 सोर्सेज हैं हमारे पास। विकीपीडिया के अनुसार इसकी स्थापना 1974 में जो था वो की गई थी, और किताबों के अनुसार अगर आप देखते हैं तो किताबों में 1963 में इसकी स्थापना जो है वो बताई गई है कि 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और हाँ, 1963 वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई है, तो 1963 वहाँ पर ऑप्शन में दिया भी गया था। बाकी ये तो हिमाचल की सबसे बड़ी, सबसे छोटी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल की सबसे बड़ी भी जो है वो आती है। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 1992 में उसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अब 1992 में इसकी स्थापना की गई थी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लगभग 2220 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कवर करती है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। इसको जो है वो कोल्ड डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्फर्ड परमवीर चक्र पोस्टमसली। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे जो है वो मरणोपरांत जो है वो परमवीर चक्र जो है वो दिया गया। अब देखो हिमाचल में ना परमवीर चक्र अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को दिए गए। उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, परंतु ये भी पता होना चाहिए कि किसको मरणोपरांत दिया गया, किसको जो है वो सर्विस के दौरान ही जो है वो दिया गया। यहाँ पर मरणोपरांत की बात की गई है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास। तो एक मेजर सोमनाथ शर्मा आते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा को ये मरणोपरांत दिया गया था, और ये सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले विजेता भी थे। चाहे हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चाहे हम पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इनको जो है वो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1947 में, उसमें अपनी बहादुरी दिखाने के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा कांगड़ा जिले से जो था वो संबंध रखते थे। इसी तरह जो है वो शिमला के थे मेजर धन सिंह थापा। धन सिंह थापा को भी जो है वो ये अवार्ड दिया गया, परंतु इनको
अपने सर्विस के दौरान ही दिया गया था। 1962 में जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था उस दौरान इनको ये दिया गया था। और उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत जो था ये परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया था। इनके द्वारा जो कारगिल वॉर हुआ था, ऑपरेशन विजय वहाँ पर चलाया गया था 1999 में, उसमें अपनी बहादुरी दिखाने के लिए ये अवार्ड दिया गया था। कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। और एक थे संजय कुमार, राइफलमैन हुआ करते थे उस टाइम, तो राइफलमैन संजय कुमार को भी सर्विस के दौरान ही दिया गया था। और ये भी ऑपरेशन विजय में शामिल थे। 1999 का जो ऑपरेशन विजय था और उसमें इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी। बिलासपुर जिले से संबंध रखते हैं, जिसके लिए इनको ये परमवीर चक्र अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इन्हीं 4 पर्सनैलिटीज़ को अभी तक हिमाचल में ये अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र अवार्ड। और इन 4 पर्सनैलिटीज़ के आपने नाम ध्यान रखने हैं, डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने हैं। इनमें से 2 को जो है वो मरणोपरांत मिला है, 2 को जो है वो सर्विस के दौरान ही जो है ये अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है जी, तो इतना सब आपने यहाँ से ध्यान रख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइन स्पीति एंड लाहौल। तो कौन सा दर्रा जो है वो स्पीति को लाहौल से जो है वो जोड़ता है। हमारे पास अलग अलग दर्रे हिमाचल में आते हैं, इनमें से कौन सा दर्रा स्पीति को लाहौल से जोड़ता है ये आप कमेंट कर कर बताएंगे। मिशन एलाइट का जो इससे पिछले वाला पार्ट था उसमें ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।